नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आज बात करेंगे सिकंदर महान के बारे में। बचपन से लेकर के बड़े हुए हैं हम और आज तक हमको जो कहानी सबसे ज्यादा सुनाई गई है वो सिकंदर महान की सुनाई गई है। किस तरह से वो लड़ा और लड़ने के बाद एक उम्र तक वो लड़ता रहा और उसने दुनिया जीती। लेकिन इसको लेकर के कुछ इतिहासकारों का मत दूसरा है। वो सिकंदर के महान होने के बताए गए इतिहास को नकारते हैं या यूं कहें अपने तरीके से बताना चाहते हैं। तो शुरुआत करते हैं सिकंदर के जन्म से। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व मकदूनिया में हुआ था। उसके पिता फिलिप वहां के राजा थे और जब सिकंदर की उम्र 19 से 20 साल रही होगी तो कुछ लोगों ने सिकंदर के पिता का कत्ल कर दिया और सिकंदर के ऊपर राज्य की जिम्मेदारी आ गई। जाहिर था कुछ उसके खिलाफ थे, कुछ उसके साथ थे, तो सबसे पहले उसको जरूरी था अपना राज्य बचाना और किसी तरह से उसने अपना राज्य बचाया। अपने चचेरे भाई और सौतेले भाइयों का कत्ल भी किया अपना राज्य बचाने के लिए और उसके बाद वो राजा बना। उसका गुरु था, सिकंदर का गुरु था अरस्तु, जिसने उसको ये पाठ पढ़ाया, जिसने उसको इतना बड़ा विजन दिया कि वो दुनिया जीतने का सपना देख सके। धीरे धीरे सिकंदर ने अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया। सबसे पहले उसने नजर गड़ाई मकदूनिया के आसपास के जितने राज्य थे उनको जीतने का उसने काम शुरू किया और धीरे धीरे उन सभी राज्यों को उसने जीत लिया और वहां की सेनाओं को अपनी सेना में मिलाता गया और एक बेहद शक्तिशाली और काफी बड़ी उसने सेना बना ली। वहां से निकलने के बाद उसकी नजर पड़ी फारस साम्राज्य पर, जो कि उस समय दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। फारस साम्राज्य का अंदाजा सिर्फ आप इस बात से लगा सकते हैं कि सिकंदर का राज्य मकदूनिया और उसके आसपास जितने भी उसने राज्य जीते थे, अकेला फारस साम्राज्य उससे 40 गुना बड़ा था। और अब सिकंदर की नजर थी कि वो कैसे भी करके फारस साम्राज्य को जीते। फारस साम्राज्य की सीमाएं मिस्र और ईरान से लेकर के पश्चिमी भारत तक लगती थी। उसका राजा था शाहदारा। सिकंदर ने उसके ऊपर हमला किया और यह युद्ध लगभग 10 सालों तक चला, जिनमें 3 बारी युद्ध शाहदारा और सिकंदर के बीच में हुआ, जिनमें तीनों बार सिकंदर ने शाहदारा को बुरी तरह से हराया। संधि के तौर पर शाहदारा ने अपनी बेटी की शादी सिकंदर के साथ करी। बेटी का नाम था रुखसाना। चूंकि सिकंदर के अब तक जीते गए राज्यों में सबसे बड़ा जो राज्य था वो फारस ही था। फारस साम्राज्य को जीतने के बाद सिकंदर ने खुद को विश्व विजेता घोषित कर दिया। क्योंकि यह साम्राज्य उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था, इसलिए सिकंदर को ऐसा लगा कि उसने दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से को जीत लिया था। लेकिन असल में वो पूरी दुनिया का महज 2.5 से 3% हिस्सा ही था और उस 2.5 से 3% हिस्से को भी 100% सिकंदर नहीं जीत सका था। 60% हिस्से पर सिकंदर का कब्जा था और बाकी 40% हिस्सों पर अलग अलग राजाओं का अपना अपना कब्जा हुआ करता था। फारस साम्राज्य को जीतने के बाद सिकंदर की चाह बढ़ी और उसका सपना हुआ, उसने चाहा ये कि बृहत्तर भारत जो उस समय पर हुआ करता था उसको जीतने के लक्ष्य से वो भारत की तरफ बढ़ा। उसने अफगानिस्तान, पाकिस्तान के अलग अलग राजाओं को हराया। भारत में भी उसने कुछ राजाओं को हराया। सबसे पहली जो लड़ाई मेंशन की जाती है वो आंभी के साथ में थी। आंभी ने काफी जल्दी ही हार स्वीकार कर ली और सिकंदर की एक तरह से भारत जीतने के जो उसका मकसद था, जो उसका लक्ष्य था, उसकी पूर्ति में वो गुपचुप तरीके से उसकी मदद करने लगा। चूंकि आंभी तक्षशिला का राजा था और तक्षशिला महाविद्यालय में आचार्य थे चाणक्य। चाणक्य ने आंभी की निर्वीर्यता और उसके साहस में कमी की वजह से उन्होंने अलग अलग राजाओं से मदद मांगनी शुरू करी। घनानंद से लेकर के बाकी सभी राजाओं से मदद मांगी, लेकिन यवनों के आक्रमण और सिकंदर की महानता की इतनी कहानियां लोगों ने सुन रखी थी कि लोगों ने किसी भी तरीके से उसके खिलाफ युद्ध करने से मना कर दिया। जिसके बाद चाणक्य एक अलग उसमें चले गए और चंद्रगुप्त की खोज करने के लिए, चंद्रगुप्त को बनाने के लिए उन्होंने अपने आप को बाकी राजकाज से मुक्त कर लिया। वो कहानी एक दूसरी है, उसको कभी और सुनाई जाएगी। इसी दौरान चाणक्य ने कई और राज्यों से मदद मांगी। कुछ छोटे किंतु स्वाभिमानी राज्य जो थे उन्होंने सिकंदर के खिलाफ युद्ध करने के प्रस्ताव को, चाणक्य का जो प्रस्ताव था उसको माना। वो जीत नहीं सके, वो हारे, मर गए, लेकिन सिकंदर को नुकसान काफी ज्यादा पहुंचाया। इसके बाद जो युद्ध हुआ उसको सिकंदर के विश्व विजय के अभियान का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। कहा जाता है इसके बाद सिकंदर को यह एहसास हो गया
कि वो भारत को पूरी तरह से नहीं जीत सकता है, उसका विश्व विजय अभियान अब यहीं रुक जाएगा। ये युद्ध था झेलम नदी के किनारे हुआ पितास्ता का युद्ध। झेलम नदी के किनारे बसे राज्य के राजा पुरु और सिकंदर के बीच ये युद्ध लड़ा गया। ये युद्ध बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चला, 3 से 4 दिनों तक ये युद्ध लगातार चलता रहा। पहले दिन की अगर कहानी बताएं तो सिकंदर दोपहर को पहुंचा था। उसके बाद उसने ये प्लान किया कि नदी को पार करके पुरु के ऊपर हमला किया जाएगा, लेकिन शाम होते होते नदी उफान पर आ गई और यमनों के लिए ये चीज मुश्किल होती लगातार जा रही थी कि वो किसी भी तरह से नदी पार कर पाएं। और जब सिकंदर ने यह सुना कि नदी के उस पार 30,000 से भी अधिक पैदल सैनिक, 4,000 से भी अधिक घुड़सवार उसका स्वागत करने के लिए यानी युद्ध के लिए उसका इंतजार कर रहे हैं, तो उसको और भी डर लगा। लेकिन किसी तरह से यमन सेना ने रात में नदी को, झेलम नदी को पार किया और युद्ध के लिए पुरु के साम्राज्य पर हमला कर दिया। हमले का हालत यह रहा कि उस समय पर पुरु की सेना में सबसे बड़ी जो मजबूती मानी जाती थी, वो मानी जाती थी उनका 200 से 250 हाथियों का जो बेड़ा था। वो बेड़ा किसी भी बड़ी से बड़ी सेना, किसी भी ताकतवर सेना को हराने के लिए काफी था। और वही इस युद्ध में भी हुआ। सिकंदर के खिलाफ पुरु ने अपनी हाथियों का बेड़ा छोड़ दिया, जिसने एक तरीके से कहा जाता है कि सिकंदर की आधी सेना को पैरों के तले कुचल करके खत्म कर दिया था, जिसकी वजह रही कि सिकंदर को काफी ज्यादा हताशा मिली। दिन के खत्म होते होते सिकंदर की आधी सेना पुरु की सेना के केवल हाथियों के सामने नतमस्तक थी या मर चुकी थी। अगला दिन जब आया तो सिकंदर खुद युद्ध के मैदान में आया और पुरु ने उसको एक प्रस्ताव दिया कि इस खून खराबे को रोका जा सकता है। पुरु और सिकंदर के मध्य युद्ध करके यह तय कर लिया जाए कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन सिकंदर ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और फिर से दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ। कहा जाता है सिकंदर का जो घोड़ा था उसकी बराबरी कर पाना या उस पर हमला कर पाना किसी के लिए भी मुश्किल था, लेकिन पुरु के भाई अमर ने सिकंदर के घोड़े को मार डाला और सिकंदर जमीन पर गिर पड़ा। आज तक सिकंदर के सभी युद्धों में कभी भी उसका घोड़ा नहीं मरा था, कभी भी सिकंदर जमीन पर नहीं आया था। लेकिन सिकंदर के जमीन पर आते ही पुरु ने उसके सामने अपनी तलवार तान दी। सामने नंगी तलवार थी और अगले ही क्षण में सिकंदर की गर्दन धड़ से जुदा होकर के जमीन पर गिर सकती थी। लेकिन पुरु ने ऐसा नहीं किया। पुरु ने अपने आप को रोका और अपने क्षात्र धर्म का पालन किया। इसी दौरान सिकंदर के अंगरक्षकों ने किसी भी तरह से सिकंदर को पुरु के सामने से हटा लिया और सिकंदर की सेना उसी दिन पुरु के खिलाफ युद्ध को छोड़ करके वापस चली गई। और उसके बाद कहा जाता है कि सिकंदर वापस गया। सिकंदर को रास्ते में अलग अलग जनजातियों ने, अलग अलग आदिवासियों ने, छोटे मोटे राज्यों ने हमला कर करके काफी कमजोर कर दिया। और सिकंदर उसके बाद कहीं नहीं गया, वापस वो ईरान गया और वहां जाकर के वो काफी ज्यादा शराब पीने लगा, काफी ज्यादा वो परेशान रहने लगा और अंत में मलेरिया से उसकी मृत्यु हुई। लेकिन एक कहानी इतिहासकारों के द्वारा यह भी कही जाती है कि जब सिकंदर जमीन पर गिरा था तो पुरु ने भले ही उसका कत्ल नहीं किया था, लेकिन उसको छोड़ा भी नहीं था, जो पिछली बात में बताया गया कि उसके अंगरक्षकों ने उसको बचा लिया था। तो इस कहानी, इस तर्क के अनुसार, इस मत के अनुसार पुरु ने उसको बंदी बना लिया था और उसके बाद उसकी सिकंदर की पत्नी के अनुनय विनय आग्रह पर पुरु ने उसको छोड़ दिया। लेकिन जब वहां से सिकंदर निकला तो जनता के बीच भारी रोष था और उसके बाद जहां जहां भी सिकंदर जिस तरह भी देश छोड़ करके जाने की कोशिश करता रहा, जहां जहां भी वो जाता और जहां उसको लोग मिलते वहां पर उसके ऊपर हमला करते और उसको चोटिल करते। और इस तरह से हुआ कि वो लगभग 3 से 4 महीनों तक लगातार वो भागता रहा और लोग उसके ऊपर हमला करते रहे और अंततः भारत की जमीन पर ही उसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद उसके जो सेना थी उन्होंने उसकी लाश को ढूंढा और लाश लेकर के उसके साम्राज्य वापस लेकर के गए। ये दोनों अपने आप में एक तर्क हैं, अपने आप में कहानियां हैं। इन दोनों का कोई तथ्यात्मक या ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। कुछ ग्रीक इतिहासकारों द्वारा लिखा गया है, कुछ ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा लिखा गया है, कहीं कहीं भारतीय इतिहासकारों का कुछ पुट मिलता है। लेकिन ग्रीक इतिहासकारों के द्वारा जितने भी इतिहासकारों ने सिकंदर के बारे में जो कुछ भी लिखा है, उससे एक चीज साफ जाहिर होती है कि वो सिकंदर को महान या विश्व विजेता मानने से इनकार करते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि सिकंदर ने अपने पूरे जीवन काल में, उसका 33 वर्ष का जीवन काल रहा, जिस दौरान उसने लगभग
13 से 15 वर्षों तक युद्ध किया, अलग अलग जगहों पर लड़ाई करी, अलग अलग देशों को जीता, लेकिन इस 15 साल के अपने युद्ध के समय में वो पूरी दुनिया का महज 5% ही जीत पाया। और इतिहासकारों का मानना है कि किसी भी 5% जीतने वाले को विश्व विजेता नहीं कहा जा सकता है। चंगेज खान समेत कई ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने सिकंदर से कहीं ज्यादा जमीन जीती है, और उसके बावजूद उन्होंने अपने आप को विश्व विजेता या इस तरह से नहीं अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करी। सिकंदर का विश्व विजेता होना कई इतिहासकारों के द्वारा केवल ग्रीक इतिहासकारों का एक तरीके से प्रोपेगेंडा बताया जाता है। सिकंदर की मौत 323 ईसा पूर्व हुई। उसके बाद से लेकर के आज तक ये लड़ाई जारी है। इस चीज को लेकर के बातें होती हैं कि सिकंदर को महान कहा जाए या ना कहा जाए। ये आपका विवेक है कि आप सिकंदर को महान मानते हैं या नहीं मानते हैं, लेकिन कई इतिहासकारों का यह तर्क कहीं से भी खारिज करने योग्य नहीं है कि 5% जीतने वाले को विश्व विजेता नहीं कहा जा सकता है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए जनता जंक्शन। जल्द मिलते हैं नए अंक में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो जनता जंक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।